गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे थे आर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस विषय के मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ऑप्शंस क्या हैं? जनवरी 1947 में, ऑप्शन बी जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी अगस्त 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1946 में। आप देख सकते हैं उत्तर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उत्तर आपको बताया जाएगा, है ना। अन्यथा आपको सबसे पहले उत्तर ज्ञात हो जाने के कारण आप क्या करते, इसे स्किप कर देते। ओके, चलिए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में, इस एक्ट में भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। साथ ही ये एक्ट कब प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 से ये एक्ट प्रभावी हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। आपने पिछले प्रश्न में ही जाना है कब प्रभावी हुआ था। चलिए फिर भी हम ऑप्शन देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 10 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्या है सही उत्तर? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शंस क्या हैं? आर एम गोपाला, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक रहे? वर्ष 1948 से 50 तक। ये स्वतंत्र भारत के भी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? 1948 से 50 तक। देश हमारा कब आजाद हुआ? वर्ष 1947 में। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ ना। तो उस समय कौन था? उस समय थे माउंटबेटन जी गवर्नर जनरल। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ हम जानते चलते हैं, आपने देखा सी राजगोपालाचारी जी वर्ष 1950 तक ही भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। तो 1950 तक ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। हमारा संविधान लागू हो गया था पूरी तरह से। इसलिए 1950 तक ही रहते हैं। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। पूरा नाम क्या है इनका? जयराम भगवान दास कृपलानी। क्या नाम है? जयराम भगवान दास कृपलानी। याद रहेगा? याद रखेंगे हम, है ना? जयराम भगवान दास कृपलानी। आपके प्रश्न में ऑप्शन बी दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद जी वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। स्पष्ट है? इनका कार्यकाल ही सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल है अध्यक्ष के तौर पर। और इतना लंबा कार्यकाल क्यों रहा? लगभग 6 वर्ष का है। कितना? 6 वर्ष का। क्योंकि इस समय, किस समय, 1940 से 45 का ये जो समय है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्पष्ट है? और 1946 आपने जान लिया, जयराम भगवान दास कृपलानी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका एक ऑप्शन प्रश्न में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1947 में। और आपके प्रश्न में एक ऑप्शन दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया जी का। इन्होंने कब अध्यक्षता की? वर्ष 1948 में अध्यक्षता की थी। स्पष्ट है? याद रहेगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और कंफ्यूजन लगे तो दोबारा, फिर से दोबारा हमें इसे देखते रहना है ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्पष्ट है? प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि हमसे सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन क्या है? सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में स्थापना हुई थी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। कहाँ? कोलकाता में। दूसरा पॉइंट क्या है? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसा नहीं है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। और लेमेस्टर कौन थे? अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत जो न्यायाधीश आते हैं उनमें से एक थे लेमेस्टर। अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत जो न्यायाधीश आते हैं उनमें से एक थे लेमेस्टर। स्पष्ट है? इनके अलावा, इनके अतिरिक्त कौन से न्यायाधीश थे? चैम्बर्स और जॉन हाइड। जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसमें क्या नंबर था? 1+3। एक मुख्य न्यायाधीश और 3
अन्य न्यायाधीश, ये संख्या थी। नीचे दिए गए कूट से, आगे प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन हमने क्या जाना? पूरी तरह से सही है, और दूसरा कथन पूरी तरह से गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल दो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो गलत ही है, और दो जिसमें भी शामिल होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या सही है? केवल एक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एचिंसन, यहाँ पे बिंदी होगी, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे, एचिंसन आयोग द्वारा। ऑप्शन बी हॉब हाउस आयोग द्वारा। ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किस आयोग ने लोक सेवाओं की जो परीक्षा है उसे इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की बात कही थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? वर्ष 1918 में। और इनकी रिपोर्ट की अनुशंसा पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है उनकी अनुशंसा पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा या लोक सेवाओं की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई थी। एक साथ आयोजित की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से इस प्रश्न में पूछा गया है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति किस आयोग द्वारा की गई थी, तो आपने जान लिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। लेकिन प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ ना करने की रिपोर्ट किस आयोग ने दी थी? उस आयोग का नाम है एचिंसन आयोग। इन्होंने कहा था कि परीक्षा एक साथ आयोजित नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा? याद रखेंगे, है ना? नहीं तो क्या होगा? एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाएगा, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो हम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैचिंग करना है हमें प्रश्न में, और गलत मैचिंग सर्च करना है हमें। ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए नियंत्रण परिषद की स्थापना। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन सी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ऑप्शन डी गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। बात करें ऑप्शन ए की, नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत हुई? पिट का भारतीय एक्ट 1784 के तहत। ये क्या है? सही है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जाना था किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773। 1773 तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। 1773 एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हुई? चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। इस चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत और कुछ है क्या? क्या शामिल था? हाँ, शामिल था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन चाय पर और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़कर। स्पष्ट है?
अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से हुई? चार्टर एक्ट 1833। क्या है? सही है। ऑप्शन डी भी सही है। और कानूनी सदस्य की रूप में नियुक्ति सबसे पहले किसकी हुई थी? मैकाले की हुई थी। वही बात करें चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, तो कुछ कनेक्टिंग लिंक है, हम इसे समझ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर अधिनियम 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपने जाना। लेकिन क्या छूट गया था? चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। वहीं चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में इस एक्ट में कहा गया, भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने होंगे। स्पष्ट है? तो जो अधिकार 1813 में व्यापार करने के लिए मिला हुआ था, बचा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कौन सा? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये बचा हुआ था। इसे भी चार्टर अधिनियम 1833 में समाप्त कर दिया गया। याद रहेगा? बेहतर। अब हम इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर तो आप सभी को मैचिंग करते करते ज्ञात हो गया होगा। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में की गई थी। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत परिषद, जिसे इंग्लिश में इंडिया काउंसिल कहते हैं, को समाप्त कर दिया गया। साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया? प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए 1862 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1881 में। कब हुई स्थापना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1862 में स्थापना हुई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में स्थापना हुई। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने किस अधिवेशन में भारत
सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन 1937, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसी में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था। इसी में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा था? गुलामी का अधिकार कहा था। आलोचना करते हुए इसे कहा था ये गुलामी का अधिकार। दास्ता का आज्ञा पत्र, और क्या कहा था? दास्ता का आज्ञा पत्र। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? आपने पिछले प्रश्न में ही जान लिया होगा, याद हो गया? चलिए फिर भी हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या सही उत्तर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? ऑप्शन ए बिहार अकाल 1873 में, ऑप्शन बी राजपूताना अकाल 1868 में, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 1866 और 67। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी ऑफ कैलेमिटी किसे कहा गया है? ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल को, जो हुआ था 1866 और 67 के मध्य हुआ था, है ना? अकाल उड़ीसा में पड़ा था। 1866-67 में भीषण रूप धारण किया था अकाल ने। उड़ीसा अकाल की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उड़ीसा अकाल की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम था सर जॉर्ज कैम्पबेल। सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत होगी एक मैचिंग, हमें उसे फाइंड आउट करना है। एक तरफ हमें अधिनियम दिए हुए हैं और दूसरी ओर वर्ष दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राजद्रोह सभा को रोकने का अधिनियम कब आया? 1907 में। कब आया? 1907 में आया। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब आया? वर्ष 1908 में। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया, ये भी सही है। ऑप्शन डी समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम कब आया? 1908 में। ऑप्शन डी भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजद्रोह सभा को रोकने का अधिनियम 1907 में लाया गया। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार हमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है। पहले तो हम यही जान लें, और एक मैचिंग क्या है? गलत है।
उसे ही हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। एक ओर हमें घटना दी हुई है और दूसरी ओर वो घटना कब घटी, किस वर्ष घटी, उसका वर्ष हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया वर्ष 1881 में, ये सही है। ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? 1907 में। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया है 1908 में। ऑप्शन सी, कर्जन वाइली, यहाँ पर वाली नहीं होगा, वाइली होगा, आप इसे सही कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। कर्जन वाइली की हत्या कब की गई? 1909 में। ऑप्शन डी, अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1912 में। तो ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यहाँ पर हम कुछ जानते चलते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए क्या है? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1881 में। क्या आपको याद है केसरी समाचार पत्र कौन प्रकाशित करता था? केसरी समाचार पत्र तिलक जी प्रकाशित करते थे। तिलक जी प्रकाशित करते थे। तिलक जी 2 पत्र प्रकाशित करते थे, कौन कौन से? केसरी और मराठा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ऑप्शन ए, पहला पॉइंट क्या है? मध्य प्रांत, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल, चौथा पंजाब। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? क्या प्रश्न है? 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, उन प्रांतों को पहचानना है। यदि हमें ये ज्ञात हो जाए कि कहाँ कहाँ मंत्रिमंडल कांग्रेस ने बना लिया था, तो हम ये बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि कहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं बना था। स्पष्ट है? चलिए, तो पहले हम स्वयं से कुछ जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए प्रांतीय विधानमंडल के, जिसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, कौन से 5 प्रांत हैं? मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, और मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार तथा उड़ीसा। यहाँ पर इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को क्या प्राप्त हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। वही बात करें बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत जो प्रांत था, सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से कुछ याद आता है आप लोगों को? खान अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती संगठन, कुछ याद आया? हाँ, तो इन 3 स्थानों पर बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभर कर आती है। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है, रूप में उभरती है।
स्पष्ट है। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ से वंचित रहती है, हमें ये जानना है, जो जिससे हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। वंचित कहाँ से रहती है कांग्रेस? बंगाल वंचित रहती है, बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ पर सबसे बड़ा दल बनने से क्या रह जाती है? वंचित रह जाती है कांग्रेस, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती है और बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल स्थापित करती है। लेकिन पंजाब, बंगाल और सिंध में इसे बहुमत नहीं मिलता है बड़े स्तर पर, जिसके कारण ये वंचित रह जाती है। तो मुझे लगता है कि अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो गई है। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है मध्य प्रांत, दूसरा पॉइंट है उड़ीसा, तीसरा पॉइंट है बंगाल, चौथा है पंजाब। तो मध्य प्रांत में क्या किया था? सरकार बना ली थी, है ना? तो ये तो नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। इस आधार पर हम 2 ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन ए जिसमें 1 और 2 है, ऑप्शन डी। स्पष्ट है? उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उड़ीसा और मध्य प्रांत, यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो ये पूरी तरह गलत हो जाएंगे। 2 ऑप्शन नंबर 2, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। क्या बचा? ऑप्शन बी। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी कहा था। क्या कहते थे? गांधी जी का मानना था कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी नैतिक बल प्रदान करते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। अगला प्रश्न है आपका, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म कब हुआ? वर्ष 1856 में। वर्ष 1856 में। और मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना के अतिरिक्त गणपति महोत्सव जो कि वर्ष 1893 में स्थापित किया। साथ ही शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी की। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की। कब? 1895 ईस्वी में। स्पष्ट है? याद रहेगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है,
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कहते थे कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। कब चित्रकार के रूप में उभरे? जब उनकी आयु 70 वर्ष थी। इसके साथ ही हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इसी क्लास में जाना था। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा गया है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1959 में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 1957 में, 1957 में केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार थी ये, जो कि केरल में गठित हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार का गठन हुआ। कब? 1957 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ओर घटना दी हुई है और दूसरी ओर वर्ष दिए हुए हैं कि ये घटनाएं किस वर्ष घटित हुई हैं। ऑप्शन ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ है? वर्ष 1927 में। अखिल भारतीय, ऑप्शन बी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस संगठन 1925 में बना। ऑप्शन सी बॉम्बे सोशल रिफॉर्म संगठन 1930 में बना। ऑप्शन डी द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वर्ष 1887 में इसकी स्थापना हुई। इस प्रश्न में चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, तो हम इन्हें याद कर लेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक सही हो, चारों ऑप्शन ही सही हैं, ये हम याद कर लेंगे। आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस रूप में इसे शामिल कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पॉइंट 1 लखनऊ समझौता, 2 चंपारण सत्याग्रह, 3 खिलाफत आंदोलन, 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। क्या है ना? तो पॉइंट 1 देख लेते हैं पहले। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? वर्ष 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार जी ने। याद आया? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में। और खिलाफत आंदोलन हुआ था अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर 1919 में। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये कब घटित हुआ था? अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में।
इस तरह हम हायरार्की लगा सकते हैं, इसका क्रम लगा सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले लखनऊ समझौता .1 है ना, फिर .2 चंपारण सत्याग्रह 1917 है यहाँ पर, तो .2 आएगा। इसके बाद खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 है, इससे पहले है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अप्रैल 1919 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्या होगा 4 और लास्ट में 3। ये क्रम क्या है, सही कालानुक्रम है ना, हमने एक क्रम से व्यवस्थित किया है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में ऐसा कोई है मैचिंग। 1 2 4 3 पहला ऑप्शन ही क्या है, सही ऑप्शन है। देखने से हमें पता चल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम पहले ज्ञात कर लें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसमें आपको क्या होगा, ईयर याद रखना पड़ेगा, है ना, तो वो तो याद करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, 31 दिसंबर 1929 को। कब हुई थी, 31 दिसंबर 1929 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। अब हम इसका क्रम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होगा, ऑप्शन .3 सबसे पहले आएगा, इसके बाद .4, इसके पश्चात .1 और लास्ट में .2। मैच कर लेते हैं, क्या वो कूट दिए गए हैं हमें, जैसे ऑप्शन ए 3 4 1 2। पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है हमारा। इस प्रश्न का भी पहला ऑप्शन सही है, अन्य हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तभी होगा जब आपको इनके क्या याद होंगे, ईयर वर्ष याद होंगे कि ये समझौता या पैक्ट या आंदोलन कब हुआ था। ऐसा तब आप कर पाएंगे जब आपको आसानी से याद होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक मैचिंग कोई क्या है, गलत है। उसे हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सही है। क्या लगता है, सही है? हाँ सही है। 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। जिस दिन ये खत्म हुई है दांडी मार्च 6 अप्रैल को, उसी समय से 6 अप्रैल को क्या शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछले प्रश्न में आपने जाना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल को। ऑप्शन बी पूना समझौता कब हुआ है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। इसे भी आपने पिछले प्रश्न की मदद से आप जान चुके हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी सांप्रदायिक निर्णय कब हुए थे, 16 अगस्त 1932 को, सही है। गांधी इरविन समझौता, इसे भी आपने पिछले प्रश्न में जाना है, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1931 को नहीं 1932 को हुआ था। स्पष्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
आपको फिर से पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्या कहा गया है प्रश्न में, उपर्युक्त घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो फिर से हमें पहले ही हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में। यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है? पुणे समझौता, इसे आप पूना कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। पूना समझौता कब हुआ? आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा, 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? दिसंबर 1932 को। और सांप्रदायिक निर्णय आपने पिछले प्रश्न में जाना था, याद है या भूल गए? 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। इसे हम क्रम से कर लेते हैं। कौन सा होगा पहला? पहले आएगा फोर्थ पॉइंट, फिर सेकंड, और इसके पश्चात थर्ड पॉइंट, और सबसे लास्ट में 1। सबसे लास्ट में 1। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या है ऑप्शंस? ऑप्शन ए 4 3 2 1। ये क्या है? गलत है। हमने जो बनाया है क्रम उससे मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी 4 2 3 1, ये हमने जो मिलकर बनाया है उससे मैच कर रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पष्ट है?